Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the next one topic, which is polarization. कि polarization क्या होती है? Polarization is actually a phenomena in which negative charges and positive charges are going to separate. ये एक ऐसा phenomena है जिसमें negative charges को और positive charges को हम separate करते हैं, distribute करते हैं separately. तो ऐसे process को कहते हैं polarization. अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस का यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि पोलराइजेशन किस तरह होती है, क्या मैकेनिज्म है, क्या फिनोमेना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये इस क्वेश्चन का जवाब मालूम करेंगे कि जब हम किसी न्यूट्रल एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उस न्यूट्रल एटम पर क्या इफेक्ट होता है। Here we have to find out when a neutral atom, सपोज करते हैं हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब हम इसी न्यूट्रल एटम को या किसी भी न्यूट्रल एटम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो हमें ये चीज मालूम है कि जब ये न्यूट्रल एटम हम प्लेस करते हैं किसी फील्ड में तो ये हमारे पास पोलराइज होकर मिलता है। This will becomes a polarized. It means it must contain charges. पोलराइजेशन का मतलब है इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। तो सेम में से इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, चार्जेस। तो सपोज करें ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इधर से नेगेटिव चार्जेस। ये जो न्यूट्रल एटम पर चार्जेस की क्रिएशन हुई है, ये जो सेपरेट चार्जेस क्रिएट हुए, इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। अभी क्वेश्चन ये है कि जब ये न्यूट्रल एटम पोलराइज हो चुका है तो क्या इस न्यूट्रल एटम के अंदर कोई फील्ड होगी। ये जो पोलराइज हुआ है, ये पोलराइज हुआ है इस आउटर फील्ड की वजह से। जब ये पोलराइज हो चुका है, क्या इसके अंदर, इट मींस व्हेन दिस इज पोलराइज्ड, व्हेन दिस बिकम कैरी ऑन चार्जेस, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो आंसर इज दैट यस, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास एक अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जब ये पोलराइज हो जाता है। तो इट मींस देयर मस्ट बी टू फील्ड। एक हमारे पास है एक्सटर्नल फील्ड और दूसरी हमारे पास है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा पैरेलल होता है। हमेशा तो हम नहीं कहे बल्कि एट दिस कंडीशन दे आर पैरेलल। ओके, इसकी मैथमेटिकली क्या एक्सप्लेनेशन है पोलराइजेशन की, जो हमारे बुक में गिवन है, डेविड गिरेफ के बुक में गिवन है। वो पोलराइजेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस कैपिटल पी को कहते हैं दिस इज अ पोलराइजेशन, और जो हमारे पास ये स्मॉल पी है इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो इन चीजों में आपको फर्क करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि दोनों को शॉर्ट कर लें, दोनों को कैपिटल में रख लें, ठीक है। स्मॉल कैपिटल का यहाँ पर डिफरेंस है, इन चीजों को मायने में रखना होगा। अगर स्मॉल पी है तो इसका मतलब है दिस इज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड दिस कैपिटल पी शोज द पोलराइजेशन। ओके, तो हमारे पास ये आ गई पोलराइजेशन। अच्छा, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू QD, product of charge and distance at which charge is located, QD upon volume। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का होता है मीटर और वॉल्यूम में क्या होता है, इसका होता है मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचा, कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये थी शॉर्टली डिस्कशन अबाउट द पोलराइजेशन। तो अभी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोलराइज हो चुका है। अभी हमारी जो डिस्कशन होगी इस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट पर होगी। आपके बुक में ये टॉपिक गिवन है कि पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट क्या है, उस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उन पर फोकस करना है, ठीक है। सो लेट्स गो, इसको रिमूव कर लेते हैं, नोट कर लें। ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट कि पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो किस वजह से बनती है। तो ये आपको बात माइंड होनी चाहिए। मैं वन टाइम रिपीट करता हूं कि जो पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन का जो रीजन है, जो कॉज है, जो सोर्स है, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है उसका सोर्स क्या है, वो भी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी है एक्सटर्नल।
क्योंकि जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है वो पैदा हुई पोलराइजेशन की वजह से, और पोलराइजेशन का सोर्स क्या है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो पोलराइज हो चुका है। अभी उस पोलराइज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को फोकस करना है, ठीक है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस इज अ पोलराइज ऑब्जेक्ट। अब ये पोलराइज हो चुका है, ये पोलराइजेशन फिनोमेना से क्रॉस हो चुका है। अब इसी ऑब्जेक्ट में सपोज करें इसके सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर यूनिट वेक्टर। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ओके। तो इसको अदर वे से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो पोलराइज ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है सम ऑफ लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर होती है सम ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड प्लस में सम ऑफ वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। इसके बराबर होती है। इस चीज को प्रूव करना है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ हमारे बुक में गिवन है, इसका पोटेंशियल वो बराबर है सम ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्ज डेंसिटी प्लस वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। इसको कहते हैं सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और इस नेक्स्ट वन को कहते हैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो अभी हमें ये चीज प्रूव करनी है सिंपली कि इस पोलराइज ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल है, ये सम में ये एडिशन है किसकी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की। ये चीज मालूम करनी है। क्यों सम है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी, क्या साइंस है, हम क्यों कहते हैं सम में, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं, डिवीजन क्यों नहीं, व्हाई दिस इज एडिशन, व्हाई दिस इज सम ऑफ। मैंने आपको बताया पहले कि जब हम किसी न्यूट्रल एटम को पोलराइज करवाते हैं या पोलराइजेशन फिनोमेना में लेकर आते हैं तो हम उसको फील्ड प्रोवाइड करते हैं। जब ये एटम न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज मतलब पोलराइज हो जाता है, सॉरी, जब ये एटम पोलराइज हो जाता है तो इसके पास एक अपनी फील्ड बनती है। हमारे पास ये एटम था, हमने इसको क्या किया, पोलराइज किया, तो एक फील्ड ये थी। पोलराइज होने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने एक अपनी फील्ड क्रिएट की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, तो इन पार्टिकल्स की भी एक अपनी अपनी फील्ड होगी, उन पार्टिकल्स की भी एक अपनी अपनी फील्ड होगी, तो ये बहुत ज्यादा फील्ड बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये फील्ड है इनकी, चाहे सरफेस के ऊपर हो या जो इसकी वॉल्यूम की है, उनको क्या करेंगे, ऐड करें। दैट्स बेसिक रीजन व्हाई वी आर टेकिंग सम ऑफ बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। हम ये सब क्यों लेते हैं, यही रीजन है, क्योंकि इनके अंदर क्या बनते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल बनते हैं। जब पोलराइज ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जो अपनी फील्ड होती है, इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनते हैं। तो बहुत इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनने की वजह से हमें ये चीज करनी पड़ती है, इनको सम अप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो नेट इफेक्ट है, नेट रिजल्ट है, वो क्लियर आ जाए। ओके, सो लेट्स फोकस व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल। हम इसको लिखते हैं ये पोटेंशियल ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। तो इस चीज का बेसिक क्वेश्चन क्या बना, इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है कि हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास पोलराइज ऑब्जेक्ट है, उस पोलराइज ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनते हैं, उन इलेक्ट्रिक डायपोल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो पोटेंशियल होती है, ये बराबर होती है सम ऑफ सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड सम ऑफ वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। इन दोनों का जो सम होता है हमें पोटेंशियल मिलता है पोलराइज ऑब्जेक्ट का। तो हमें ये चीज प्रूव करेंगे, वाकई लास्ट में ये कंडीशन आती है कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायपोल मोमेंट अपॉन में r² इनटू r यूनिट वेक्टर, इनटू r यूनिट वेक्टर।
ओके, यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर जो पोटेंशियल बना है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। ये इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट की वजह से, वरना हम सिंपल जो पोटेंशियल पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R। ये पोटेंशियल होता है KQ अपॉन में R। Here this potential is dependent of charge quantity. If we are going to increase the number of charges, then potential will be increased. Here is something change. यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पोलराइजेशन फिनोमेना। तो उस पोलराइजेशन फिनोमेना की वजह से यहाँ इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा। तो पोटेंशियल का और इंड्यूस डायपोल मोमेंट का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये चार्ज डिपेंडेंट है, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है। दिस इज डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इस पर डिपेंडेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर हमें कोई एक सेक्शन नहीं लेना, हमारे पास ये तो कंप्लीट वॉल्यूम बना हुआ है ना, तो हमें इस सारे की कंप्लीट चाहिए, इस सारे की पोटेंशियल चाहिए, किसी एक पॉइंट की नहीं चाहिए। ये जो पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, सम ऑफ बाउंड सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये सम है इस सारे सरफेस की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सारे सरफेस की मालूम करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी सारे की सारी आ जाएगी, पोटेंशियल क्या बनेगी। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट V is equal 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन P R यूनिट वेक्टर अपॉन में R स्क्वायर। और आपको ये भी बात माइंड होनी चाहिए कि हमने पहले पढ़ा ये जो पोलराइजेशन है, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू पोलराइजेशन। अभी हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, दिस शोस द टोटल वॉल्यूम भी। अभी हमें एक सेक्शन का जो है ना पार्ट लेना है। जब हम किसी एक सेक्शन का पार्ट लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये dv, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास सारी सरफेस की आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको dv करेंगे, dv। ओके, अगर मैं कहूं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है, तो ये यहां डिवाइड कर जाए, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। सो पोलराइजेशन मल्टीप्लाई dv इक्वल टू induced dipole moment. So induced dipole moment is here product of polarization and delta V. तो आप इस P के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, तो आप इस वैल्यू को इधर पुट करें, तो सिंपली हम इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल P डॉट dv R यूनिट वेक्टर सेम अपॉन में R स्क्वायर सेम। Okay, so now here we have to rearrange these terms. अभी हम इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R यूनिट वेक्टर अपॉन में R स्क्वायर P डॉट dv, ये क्या है, R यूनिट वेक्टर अपॉन में R स्क्वायर P डॉट dv। This P shows the polarization. Keep in mind, this is polarization. This is not induced dipole moment. When there is small p, that is a induced dipole moment. This is a capital P. So this shows the polarization phenomena. Dot dv मैंने सेम रखा। ओके, यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग आती है। ये हमारे पास एक कंडीशन होती है, R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, एक रूल है, ये बराबर होता है b डैश अपॉन b डैश इज इक्वल 1/r, ये इसके इक्वल होता है, v डैश इनटू 1/r में r, ये इसके इक्वल होता है। वंस टाइम 1 मिनट में कंफर्म कर लूं। ओके, ये इसके इक्वल होता है 1/r। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर इस वैल्यू को पुट अप करें, ये जो हमारे पास गिवन है r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट करें। इट मींस वी हैव टू प्लेस दिस वैल्यू एट दिस पॉइंट। इस वैल्यू को अभी इस जगह पर हमें प्लेस करना है, तो सिंपली हम प्लेस कर लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूं, छोटी छोटी नोट कर लें। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर यूनिट वेक्टर अपॉन में आर इसका, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके इक्वल है, तो आप इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे 1/r ग्रेडियंट इंटू 1/r p डॉट dv, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जिस तरह हमने इस जगह पर रीअरेंजमेंट की टर्म्स की तो सेम में थे, हमें यहाँ पर थोड़ी सी जो टर्म्स हैं इनकी रीअरेंजमेंट करनी होगी, तो इनकी करते हैं v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेते हैं ग्रेडियंट p, ग्रेडियंट p 1/r डॉट dv, क्या है, इस टर्म को मैंने जस्ट इस जगह पर रखा है, 1/r क्या है, सेम है, डॉट सेम है, dv क्या है, सेम है, तो फिर यहाँ पर एक न्यू कंडीशन आ चुकी है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, शायद आपने भी पढ़ी होगी जरूर, तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन पर फोकस करना, एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल, आई थिंक रूल नंबर 5 है, उस रूल पर फोकस करते हैं। नाउ यूजिंग रूल, अभी हमें यहाँ पर एक रूल यूज करना है, वो रूल बराबर होता है हमारे पास, इसको नोट कर लें, ये रूल बराबर होता है एफ ए, थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है इसलिए मैंने कहा कि देखकर मतलब ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए, प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस है, माइनस ओके, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब इस पर फोकस करें कि f क्या है, a क्या है, इन पॉइंट्स पर फोकस करना है। हमारे पास जो f है, दिस इज अ स्केलर फंक्शन, ये कोई स्केलर फंक्शन है, a जो हमारे पास है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आप जानते हैं कि हमारे पास a और f का वैल्यू क्या है, वो गिवन है। अभी हमें ये कंडीशन चाहिए, इट मींस वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, अभी हमें इस पॉइंट पर फोकस करना है, इस पॉइंट का, इस वैल्यू का जो है ना, जो इक्वल रिजल्ट आना था उसको निकालना है, फिर क्या करेंगे, उसको निकाल कर इस जगह पर प्लेस करेंगे, सिंपल स्टेप है। ओके, लेट्स फोकस। हमारे पास ये कंडीशन थी, इस कंडीशन के बेस पर एक फार्मूला था, इस फार्मूला को यूज करते हैं, ये एक्चुअली एक प्रोडक्ट रूल होता है, शायद चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, रूल नंबर 5, ये बराबर होता है ग्रेडियंट एफ ए इज इक्वल टू एफ डॉट ग्रेडियंट ए माइनस ए डॉट डेल एफ ग्रेडियंट एफ, ओके, ये इसके इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इनका वैल्यू पुट करेंगे, जो f होता है, f का वैल्यू हमारे पास होता है f इज इक्वल टू 1/r, और हमारे पास जो a होता है, a का वैल्यू बराबर होता है p के, f इज इक्वल टू 1/r और a इज इक्वल टू p। f जो हमारे पास होता है ये स्केलर फंक्शन होता है, और जो हमारे पास a होता है जिसका वेक्टर फंक्शन, तो आप वैल्यू पुट करेंगे, f का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/r, a का क्या है p माइनस a का क्या है हमारे पास, वो है p डॉट, इसका क्या है ग्रेडियंट सेम 1/में r। अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 1/r into p 1/r कर लें, इन वैल्यूज को आप थोड़ा सा रिप्लेस करें। अब क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर गिवन है उस वैल्यू में आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर पुट करें इस इक्वेशन में, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें। ये आप थोड़ी सी यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह हमने इधर की है, किस तरह कि इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, कि ये होगी 1/r डॉट p को हमने इधर रखा है और 1/r को बाहर निकाला है। अब क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे इस जगह पर, तो लेट्स पुट, तो ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये सारा वैल्यू किसके बराबर है, इसके इक्वल है,
तो आप इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे, ये बराबर है 1/r इंटू पी, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, dv है, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, dv है, और क्या है हमारे पास माइनस 1/r। अच्छा, ये 1/4 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो इसमें होल ब्रैकेट को खत्म करके देता हूं 1/4, इसको भी देता हूं और इसको भी देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r माइनस 1/r, तो माइनस यहाँ पर गिवन था, माइनस दोबारा ना दे, ठीक है, 1/r इंटू इंटीग्रेशन दे दे। ओके, आपने ये वैल्यूज दे दी। जब इसको हम इस कंडीशन में लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला आता है। सपोज करें हमारे पास ये जो है दिस इज इक्वल टू फंक्शन v, ये सारा बराबर है v के, और साइड में क्या है dv है, v इंटू dv, ये बराबर होता है dv इंटू dA, ये इसके बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इधर पुट करेंगे, इन वैल्यूज को इधर पुट करेंगे, ये सारी ब्रैकेट इसके इक्वल है, ये सारा सेकंड, तो आप ये इधर पुट करें और वैल्यूज को पुट अप करें। तो इधर से रिमूव कर लेते हैं ये सेक्शन। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे, तो ये होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, इसके बराबर है डेल्टा v, ये रखें सेम ग्रेडियंट, सॉरी ये दिस ग्रेडियंट आपने रखा, और v का वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस वन 1/r p, 1/r p इनटू dv, dv हमारे पास रखना नहीं, दिस है वैसा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/r, ये सेम रखेंगे, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ p। ओके, तो सिंपली हमारे पास ये बराबर होता है ये वैल्यू, और ये बराबर होता है एक हमारे पास सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर होता है हमारे पास नेगेटिव वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो आप इस जगह पर पुट कर सकते हैं ये वैल्यू सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, और इस जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स पुट इन वैल्यूज को पुट अप करते हैं। ये लास्ट वन स्टेप है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन 1/r p, this is equal to surface bound charge density, surface bound charge density into dv, dv यहाँ पर इक्वल है dA के, और ये क्या है हमारे पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/r, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, ये नोट कर लेना, 1/r सेम रखा, और ये बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ p इक्वल टू माइनस pb वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, सो मार्क लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 पाई से सर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 1/r सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी अपॉन में r। तो अब देखें, अब ये चीज प्रूव हो चुकी है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है ये सम है किसका, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी का और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का, इन दोनों का हमारे पास सम क्या है, ये आया है पोटेंशियल। तो हमने ये चीज प्रूव कर ली कि जो हमारे पास पोलराइज ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसका जो पोटेंशियल है ये बराबर होता है सम ऑफ वॉल्यूम सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी या सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम एंड सरफेस।
Okay, so I think that's would be enough. If you have any question, you can comment me. Okay, thank you. See you next.